नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं अतहर सईद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया, देश को आत्मनिर्भर बनाने का रास्ता स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी से ही गुजरता है। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से आगामी त्योहारों को स्वदेशी उत्पादों के साथ मनाने और वोकल फॉर लोकल को अपना मंत्र बनाने का आग्रह किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने संवाद, सुरक्षा और समन्वय पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्वोत्तर में सुरक्षाकर्मियों की मृत्यु दर में 70% की कमी आई है। तमिलनाडु सरकार ने करूर में रैली में हुई भगदड़ की जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग का गठन किया। रैली में 40 लोगों की जान गई। संयुक्त राष्ट्र ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर उस पर फिर से आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध लागू किए। और एशिया कप T20 क्रिकेट में दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच खिताबी मुकाबला जारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया है कि देश को आत्मनिर्भर बनाने का रास्ता स्वदेशी उत्पादों से ही होकर गुजरता है। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से आगामी त्योहारों को स्वदेशी उत्पादों के साथ मनाने और वोकल फॉर लोकल को अपना मंत्र बनाने का आग्रह किया। उन्होंने नागरिकों से देश में उत्पादित उत्पाद खरीदने का संकल्प लेने का आह्वान किया। श्री मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि त्योहारों के मौसम में स्वच्छता केवल घरों तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसे गलियों, मोहल्लों, बाजारों और गांवों तक फैलना चाहिए। 2 अक्टूबर को मनाई जाने वाली गांधी जयंती का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमेशा स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया और खादी उनमें सबसे प्रमुख थी। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में खादी के प्रति देश का आकर्षण काफी बढ़ा है। बीते 11 साल में खादी के प्रति देश के लोगों का आकर्षण बहुत बढ़ गया है। पिछले कुछ वर्षों में खादी की बिक्री में बहुत तेजी देखी गई। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि 2 अक्टूबर को कोई न कोई खादी प्रोडक्ट जरूर खरीदें। गर्व से कहें ये स्वदेशी है। इसे सोशल मीडिया पर #वोकल फॉर लोकल के साथ शेयर भी करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की बेटियां व्यवसाय से लेकर खेल और शिक्षा से लेकर विज्ञान तक हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। उन्होंने भारतीय नौसेना की 2 बहादुर अधिकारियों के पराक्रम पर प्रकाश डाला, जिन्होंने नाविका सागर परिक्रमा के दौरान 8 महीने तक समुद्र में बिताए। प्रधानमंत्री ने लेफ्टिनेंट कमांडर दिलेना और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा से बातचीत की। इस दौरान कमांडर रूपा ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि ये जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर था। ऐसे यात्रा के लिए हम दोनों को एक साथ मेहनत करना पड़ता था और जैसे लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना ने बोला, ये अचीव करने के लिए सिर्फ दोनों था बोट पे और हम बोट रिपेयरर थी, इंजन मैकेनिक थी, सेल मेकर, मेडिकल असिस्टेंट, कुक, क्लीनर, डाइवर, नेविगेटर और सब कुछ एक साथ बनना पड़ता था। और ये हमको अचीव करने के लिए इंडियन नेवी का बड़ा कंट्रीब्यूशन था और हमको हर तरह की ट्रेनिंग दिया है। वहीं कमांडर दिलना ने बताया कि उन्हें हर जगह अलग अलग तरह के अनुभव प्राप्त हुए। हमको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला सर। हमने 8 महीनों में 4 जगह पे रुकी थी सर। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पोर्ट स्टैनली और साउथ अफ्रीका सर। हमने दुनिया के हर कोने में भारतीय को देखे सर। वो भी बहुत एक्टिव और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। हर जगह पे हमें अलग अलग एक्सपीरियंस मिला। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले वर्ष 31 मार्च तक देश से वामपंथी उग्रवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। नई दिल्ली में आज नक्सल मुक्त भारत से संबंधित एक कार्यक्रम के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई थी, तब भारत के 3 प्रमुख आंतरिक सुरक्षा हॉटस्पॉट जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और वामपंथी उग्रवाद कॉरिडोर में हिंसक घटनाएं राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि सरकार ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक दीर्घकालिक रणनीति अपनाई है। इस देश की आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से 3 महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट थे। एक जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, दूसरा नॉर्थ ईस्ट और तीसरा वामपंथी कॉरिडोर। ये तीनों महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट देश की आंतरिक सुरक्षा को छिन्न विछिन्न कर रखे थे। अपार जानहानि हुई। भारतीय जनता पार्टी का शासन आते ही ये तीनों हॉटस्पॉट पर ध्यान केंद्रित किया गया और लंबे समय की स्पष्ट रणनीति के आधार पर काम हुआ।
पूर्वोत्तर में 2004 से 2014 के बीच के दशक की तुलना में 2014 और 2024 के बीच शहीद होने वाले सुरक्षाकर्मियों की संख्या में 70% की कमी आई है। छत्तीसगढ़ में कांकेर जिले के तिरियार पानी के जंगलों में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक महिला सहित 3 माओवादी मारे गए हैं। इन माओवादियों पर 14 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मारे गए माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से एक SLR, एक राइफल, एक 12 बोर की बंदूक और अन्य माओवादी सामग्री बरामद की है। हिंसा प्रभावित लेह में आज लगातार 5वें दिन भी कर्फ्यू लागू रहा। मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी निलंबित रहीं। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। लेह सर्वोच्च निकाय द्वारा राज्य का दर्जा और लद्दाख में 6ठी अनुसूची के विस्तार की मांग को लेकर बुलाए गए बंद के दौरान व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बाद बुधवार को ये प्रतिबंध लगाए गए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु सरकार ने करूर में एक रैली में हुई भगदड़ की दुखद घटना की जांच के लिए उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अरुणा जगदीशन की अध्यक्षता में 1 सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया है। इस रैली में 40 लोगों की जान चली गई थी। ये घटना कल अभिनेता से नेता बने और TVK के संस्थापक विजय के स्वागत में आयोजित विशाल सभा के दौरान हुई। पैनल ने आज शाम न्यायमूर्ति जगदीशन के घटनास्थल का दौरा करने के साथ अपनी जांच शुरू की। तमिलनाडु के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था डेविडसन देव सिरवथन ने भी घटना का दौरा किया। इस घटना के सिलसिले में TVK के महासचिव N आनंद और 4 अन्य पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GST बचत उत्सव की घोषणा की थी। 22 सितंबर से शुरू हुआ ये उत्सव समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। अगली पीढ़ी के वस्तु और सेवा कर सुधार भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन सुधारों से वस्तुओं और सेवा पर कर कम हुआ है और लोगों को राहत मिली है। परिवारों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसमें छोटे बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े उत्पादों पर GST कर को घटाकर आम आदमी को राहत दी गई है। नई पीढ़ी के GST सुधारों के तहत कई आवश्यक चाइल्ड केयर उत्पादों जैसे दूध की बोतलें, नैपकिन और शिशुओं के लिए नैपकिन लाइनर पर GST दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इसी तरह नवजात शिशु के बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध पर GST हटा दिया है। इसके साथ ही थर्मामीटर पर GST 18% से घटाकर 5% कर दिया है। इससे शिशुओं के स्वास्थ्य से जुड़ी वस्तुएं सस्ती होंगी और युवा परिवारों को अधिक राहत मिलेगी। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए वाराणसी उत्तर प्रदेश की निवासी कोमल ने GST दरों को कम करने के लिए सरकार के फैसले की सराहना की और कहा कि नए GST दरों से आम जनता के लिए छोटे बच्चों के उपयोग में आने वाली वस्तुएं खरीदना अब और भी किफायती हो जाएगा। सरकार ने जो नए GST स्ट्रक्चर में टैक्स रेट को कम किया है, इससे आम जनता को काफी फायदा होगा। नए GST रिफॉर्म्स के चलते अब लोगों को चाइल्ड केयर प्रोडक्ट जैसे बच्चों के डायपर, नैपकिन, दूध की बोतलें और सस्ते रेट पर मिल सकेगा। इस महीने की 21 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में देशवासियों से घरेलू उद्योगों, छोटे निर्माताओं, स्थानीय कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी उत्पाद खरीदने की अपील भी की। रोहन के साथ दृष्टि पुनियानी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग फोन इन कार्यक्रम मार्केट मंत्र में कल शाम 6:30 बजे अगली पीढ़ी के GST सुधारों पर चर्चा प्रसारित करेगा। GST सुधार हाल ही में प्रभावी हुए हैं। चर्चा में वित्त मंत्रालय के अधिकारी और आर्थिक विश्लेषक शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता कल शाम 6:30 बजे से हमारे विशेषज्ञों से GST से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए फोन नंबर हैं 011-2371-7141 और 011-2331-4444। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सेवा और सुशासन यानी जनसेवा तथा सुशासन के मंत्र पर चलते हुए परिवर्तन और प्रगति के लिए अथक प्रयास कर रही है। आकाशवाणी समाचार अपने श्रोताओं के लिए एक विशेष श्रृंखला सेवा पर्व लेकर आया है। आज की कड़ी में हम बता रहे हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से देश के किसानों को सशक्त बनाया है। भारत सदियों से खेती किसानी का देश रहा है। आज भी देश की बड़ी आबादी खेती किसानी पर ही निर्भर है।
अन्न भंडार भरने वाले किसानों को आए दिन कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसानों की इन्हीं परेशानी को समझा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उनकी तरफ बढ़ाया मदद का हाथ और 1 दिसंबर 2018 के दिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की गई, जिसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से हुई। तब प्रधानमंत्री ने कहा था, अब किसानों को बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए, दवा खरीदने के लिए, बिजली का बिल भरने के लिए, खेती से जुड़ी ऐसी अनेक जरूरतों के लिए परेशान नहीं होना होगा। केंद्र सरकार हर साल जो 6,000 रुपये सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर करेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अब तक की सबसे बड़ी लोक कल्याणकारी योजना है। इस योजना के तहत किसानों को हर 4 महीने बाद 2,000 रुपए की रकम दी जा रही है, जिसे सीधे उनके खाते में ट्रांसफर किया जाता है। इस योजना के हर लाभार्थी को पूरी की पूरी रकम मिल जाती है। सालाना 6,000 रुपए की इस मदद से किसानों को खेती किसानी के काम में बहुत सहूलियतें हुई हैं। योजना से किसानों की जिंदगी में आए बदलाव को लेकर राष्ट्रीय कृषि आर्थिक नीति एवं अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर खेमचंद का कहना है, 90% किसान अभी छोटे और सीमांत किसान हैं, तो निश्चित रूप से जो छोटी छोटी कैश की रिक्वायरमेंट है, को बीज लाना है, छोटा खाद लाना है, दवाई लानी है, उनकी जरूरतें पूरी हो जाती है और किसी के पास उनको उधार लेने की जरूरत नहीं है। किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक 21 किश्तों में 3,90,000 करोड़ से ज्यादा की रकम सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है, जिससे किसानों की जिंदगी आसान हुई है। हम काश्तकारों को बहुत बढ़िया फायदा मिल रहा है। जैसे समय पर हम दवाई लाएंगे, समय के ऊपर हम निराई गुड़ाई का जो पैसा खर्च होगा वो मिलेगा हमको, और जो भी फर्टिलाइजर लाएंगे उससे हमारे को बहुत बेनिफिट मिलेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये हमारे को सम्मान के रूप में दिया, उसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। किसान सम्मान निधि वही बादल है जो अन्नदाताओं की जिंदगी में नई फुहार बनकर आया है और जिसकी वजह से देश का अन्नदाता माटी से फल स्वरूपी सोना लगातार उगा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने ईरान पर आर्थिक और सैन्य प्रतिबंधों को 10 वर्षों बाद दोबारा लागू कर दिया है। 2015 के परमाणु समझौते के तहत ये प्रतिबंध हटा लिए गए थे। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान के लगातार परमाणु प्रसार करने और सहयोग की कमी का हवाला देते हुए समझौते की स्नैपबैक प्रणाली को लागू कर दिया है। मौसम विभाग ने गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में कल अत्यधिक तेज बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान गुजरात, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी मूसलाधार बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अंडमान निकोबार द्वीपों के लिए भी अगले 2 से 3 दिनों के दौरान तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताबी मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पाकिस्तान ने 12वें ओवर में 1 विकेट पर 103 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया, देश को आत्मनिर्भर बनाने का रास्ता स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी से ही गुजरता है। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से आगामी त्योहारों को स्वदेशी उत्पादों के साथ मनाने और वोकल फॉर लोकल को अपना मंत्र बनाने का आग्रह किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने संवाद, सुरक्षा और समन्वय पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्वोत्तर में सुरक्षा कर्मियों की मृत्यु दर में 70% की कमी आई है। तमिलनाडु सरकार ने करूर में रैली में हुई भगदड़ की जांच के लिए 1 सदस्यीय आयोग का गठन किया। रैली में 40 लोगों की जान गई। संयुक्त राष्ट्र ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर उस पर फिर से आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध लागू किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।